आप अपनी फील्ड के प्रकांड पंडित हो सकते हो, लेकिन कोई तब तक नहीं मानेगा जब तक आप उसे सही से बता ना पाए। इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है। जब हम जाते हैं, हमें अपनी फील्ड का नॉलेज होता है, हो सकता है हमें एक्सपीरियंस हो या ना हो, हम फ्रेशर हो, लेकिन हमें पता होता है कैसे काम करना है, कैसे चलेगा आगे, पर हम बता नहीं पाते, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें सामने आती हैं। आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि इंटरव्यू क्रैक हो सके, जो इंटरव्यूअर है उसे पता चल सके कि आप एक सही कैंडिडेट हो आगे की जॉब के लिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। तो पॉइंट वाइज चलेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे। पहली चीज कि अगर आपने कोई रेज्यूमे बनाया है तो पहले कंपनी और अपने रेज्यूमे को ध्यान से मैच कर लो। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि हर एक कंपनी के हिसाब से आपका रेज्यूमे अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल मेहनत लगेगी, लेकिन कंपनी क्या चाहती है उस हिसाब से जब आप रेज्यूमे बनाएंगे अपना, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आप अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स देखते होंगे, आप अलग अलग कंपनी के ऐड देखते होंगे, इंडीड पर, अपना पर, नौकरी पर, जहां पर भी आप देखते होंगे, तो आपको दिखाई देता होगा कि भाई सबकी जो है शर्तें अलग अलग होती है। उन शर्तों के अकॉर्डिंग आपको अपना रेज्यूमे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और फिर भेजिए। अब ये मत लिख देना कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिखकर अपना रेज्यूमे आगे बढ़ा दूं, नहीं। बट स्किल्स वगैरह देखो, थोड़ा सा समझो कि उन्हें क्या चाहिए और उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स को रीएडजस्ट करो, जिससे कि आपका रेज्यूमे उनके जरूरतों के हिसाब से अलाइन हो और वो अट्रैक्टिव लगे। तब वो आपको चूज करेंगे इंटरव्यू के लिए। जैसे आप अपनी वो अचीवमेंट्स बता सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जो कि आपको इस कंपनी में नौकरी दिलाने के लिए काम आएगी। अगली बात कि अगर आपको एक इंटरव्यू कॉल आया तो डायरेक्टली वहां मत जाओ। मुझे पता है आप प्रैक्टिस वगैरह करके जाओगे, बिल्कुल मॉक इंटरव्यू अपने दोस्त के साथ दोगे, लेकिन कंपनी की रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार जब इंटरव्यू देने गया था, हालांकि उससे पहले मैं जॉब कर रहा था विदाउट एनी इंटरव्यू, बट जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मुझसे उस कंपनी के सीईओ का नाम पूछ लिया। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं करी थी। बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मैं वहीं पर फेल हो जाता, बट क्योंकि वो बहुत बड़ी जॉब प्रोफाइल नहीं थी, उन्होंने इस चीज़ को समझा और मेरे स्किल्स वहाँ पर थोड़े से मैच हो गए, तो वो जॉब मुझे मिली। लेकिन हर बार ऐसे किस्मत साथ नहीं देती है, तो कंपनी के बारे में रिसर्च ज़रूर करना कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है और कैसे उनका काम चलता है। जितना प्रिसाइजली और अच्छे से आप ये चीज़ें बता पाएंगे, कंपनी का नॉलेज अपना दे पाएंगे उन्हें, इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप रिसर्च करके आए हो और आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है। और जब मुझे पता चलता है ना कि एक बंदा मेरी कंपनी में आना चाहता है, इसको इंटरेस्ट है, तो मैं ज़्यादा उसकी तरफ जाता हूँ कि भाई ये कैंडिडेट मुझे चाहिए। इंटरव्यू से पहले अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको ब्रशअप कर लेना। मेरे दोस्तों के ऐसे टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए हैं जहां पर उन्हें कागज़ पर या कंप्यूटर पर कुछ प्रॉब्लम लगाकर दे दी गई है और फिर उनको बोला गया है सॉल्व कर दो। वो यहाँ पर ये नहीं देख रहे होते कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, बल्कि वो देख रहे होते कि कितने कॉन्फिडेंटली आप वो टास्क लेते हो और फिर उस पर कितना काम कर पाते हो। मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूँ ऐसे समय पर, जिस वजह से मैं पहले ही डर जाता हूँ, और क्योंकि सामने बैठकर मुझे तुरंत कोई जज कर रहा है, मैं कर सकता हूँ बट नहीं करता। कभी हाथ थरथरा रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है। तो इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। टेक्निकल स्किल्स को उस लेवल पर लेकर जाइए कि आप अंडर प्रेशर भी वो काम कर सकें। सॉल्व कर देना जरूरी नहीं है, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से आप वो चीज़ ले रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। क्योंकि एक जॉब के अंदर जब आप होते हैं तो आप, ऐसा नहीं कि आपसे हर समय परफेक्ट चीज़ ही पूछी जाएगी। आपको गलती करने का पूरा चांस दिया जाता है, लेकिन कैसे आप टास्क लेते हैं ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी आपको काम करना है। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछेंगे इसी सवाल पर कि भाई हिंदी बोल सकते हैं क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल बोल सकते हो। इंग्लिश बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो। इंग्लिश अगर टूटी फूटी है चलेगी, कोई तकलीफ नहीं है। अगर नहीं आती है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको लगातार अलग अलग क्लाइंट से बात करनी है, आपको बार बार कस्टमर से बात करनी है जो हिंदी भाषी नहीं है, तो आपको ज़रूरी होगा कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हों या किसी भी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे हों। पर हाँ, अगर आप हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी में इंटरव्यू हो जाता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं इंग्लिश में या हिंदी में। बस जो भी आप कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तब वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर उतना भरोसा कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं अपीयरेंस मैटर नहीं करता है। आपने देखे होंगे वो वीडियो जिसमें एक बंदा भिखारी सा दिख रहा है और लैम्बोर्गिनी के शोरूम में चला गया, उसके धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, फिर वो गए और कुछ बहुत सारे पैसे लेकर के खरीद लिया, पूरा शोरूम खरीद लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। बट ध्यान दो भाई, आप जॉब लेने के लिए गए हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा। एक अच्छा सा फॉर्मल ड्रेस पहनिए, अपने चेहरे को थोड़ा सा संवारिए, ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पर सोकर उठकर आता, मेरी दाढ़ी बड़ी होती, बाल बिखरे होते, तो आप
मुझे भी देखना शायद ना पसंद करते। और ये सबकॉन्शियस है, ऐसा नहीं है कि आप बोलते कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं देख लूंगा। आपको इस वीडियो से कोई मतलब नहीं होता, आप देखते कि भाई ये क्या ही मुझे बताएगा, आप जज करते सबकॉन्शियसली और निकल जाते वीडियो से। सो इस चीज पर ध्यान रखो, क्योंकि देखिए इंटरव्यूअर ने आपको जज नहीं भी किया, लेकिन अगर आप क्लाइंट हैंडलिंग करोगे या फिर कस्टमर हैंडलिंग करने वाले हो आगे चल के, तो लोग तो जज करेंगे। अब आपने बहुत सारे इंटरव्यूज यूट्यूब पर देखे होंगे, जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, जहां पर अलग अलग जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक इंटरव्यूज लेती है यूपीएससी के लिए, खासकर आपने बहुत सारे अलग अलग देखे होंगे। क्या चीजें आप वहां पर देखते हैं, मॉक इंटरव्यूज क्यों होते हैं? ताकि आपके दिमाग को उस कंडीशन में ढाला जा सके कि जब आपके सामने 4-5 लोग बैठेंगे, पूरा पैनल बैठेगा, तो आप जो है अच्छे से आंसर कर पाए और अपने जो प्रेशर को हैंडल कर पाए। तो ये मॉक इंटरव्यूज बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और मॉक इंटरव्यू दीजिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि नहीं तो अपने दोस्तों के साथ या आईने के सामने खुद को इंटरव्यू दीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आप कितना रैपिडली सोच सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कितना काम करता है, जहां पर आपको तुरंत थॉट्स आएंगे और आप आंसर कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों थॉट प्रोसेस स्लो होने का, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो तो शायद आपके दिमाग में नहीं आने वाली वो बात अभी जो आपको बोलनी है या जो भी आप आंसर करना चाहते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे सब पता है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चाबी है आपको सही आंसर करने के लिए, तो ये हमेशा रखना है। अब ये नहीं कहूँगा कि भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है कहीं से, या आप ऐसे बोल दोगे कि यार कॉन्फिडेंट रहे और हो जाएगा। नहीं, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं आपको एक फ़र्क भी बताता हूँ। अगर एक बंदा जिसने 5 साल जॉब किया हुआ है वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा और एक फ्रेशर जाएगा, तो दोनों में फ़र्क आपको क्यों दिखेगा? क्योंकि फ्रेशर को पता है कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने कभी काम नहीं किया, और जो एक्सपीरियंस्ड है उसको पता है कि कैसे काम होता है। सो दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क होगा। सो आप अगर फ्रेशर भी हो, कोशिश करो कि अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको लाइन अप करो कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती है, और उस पर कॉन्फिडेंस बनाओ। आपको पता है कि इतना ही होता है, ये है जब आप क्लियर होते हो दिमाग में ना कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। मेरे हिसाब से लिख लेना बहुत ज़्यादा सही उपाय है। अगला बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने इंटरव्यू में 2 मिनट भी लेट होते हो तो सामने वाला बोल देगा कि भाई आप पंक्चुअल नहीं हो। ज़्यादातर लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी सारे एचआर जो है समझते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, अगर मैं एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं लेट हो रहा हूं, तो मैं ज़रूर एचआर को बता दूंगा मैं क्यों लेट हो रहा हूं, मैं क्या प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं। हालांकि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट जोड़ेगा। प्लस मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने अकाउंटेबिलिटी दिखाई, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई कि हाँ मैं लेट हो रहा हूं, तो एटलीस्ट मेरे एचआर को पता हो, वो वेट ना करें। कोशिश कीजिए कि आप लेट ना हो। अगर कोई टाइम दिया गया है तो उसके आधे घंटे पहले आप अपने दिमाग में सेट कीजिए अलार्म कि भाई आधे घंटे पहले मैं वेन्यू पे पहुंच जाऊंगा। वेट कर लो, नौकरी आपको चाहिए, तो आधे घंटे वेट करना बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा उस पर। एक और चीज़ इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना कि जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, रिसर्च किया है तो उस कंपनी के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस ज़रूर पूछ लें। जनरली जब भी कोई जाता है तो उनसे क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है कि भाई आपको कुछ क्वेश्चन है कि कंपनी के बारे में। ना पूछना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो दिखाता है कि आपने कितना रिसर्च किया है, कितना इंटरेस्टेड है आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो कोशिश करना थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहें। और भाई एक चीज़ जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि फॉलो अप नहीं लेते, कि मैंने इंटरव्यू दे दिया है, एचआर का कॉल नहीं आया 3 दिन से, अगर मैं बार बार फ़ोन करूंगा, बार बार उनको परेशान करूंगा तो शायद बहुत ज़्यादा बेकार लगे। फॉलो अप करो, टाइम टू टाइम करो। परसों शाम को उन्होंने बोला है नहीं कॉल किया तो तुरंत कॉल कर लो। एक बार नहीं उठाया, रुक जाओ, एक मेल पे आप फॉलो अप लीजिए। जिस मेल पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उस मेल पर आप एक मेल डालकर छोड़िए, बताइए और वेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप फ्री हैं, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सामने वाले फ्री नहीं है, उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपने इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद में। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।